जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग पेंटिंग का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, क्लास 10th का। इससे पहले मैंने टोटल 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं पेंटिंग के, क्लास 10th के। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल जो है 10 क्वेश्चन हुए हैं। 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगा, जिसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ही है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वरना कम देता तो मज़ा नहीं आता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, तभी तो मज़ा आएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के अंदर टोटल 10 पढ़ेंगे क्वेश्चन। हम ये इस चैप्टर का नाम जो है वो है 13वीं से 18वीं शताब्दी, यानी 12वीं शताब्दी तक तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। इसमें जो है 13वीं से 18वीं शताब्दी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन करना है। तो वही सेम चीज़ें हैं, समय दर समय कैसे कैसे जो है कला में चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए इस चैप्टर के अंदर टोटल पहले ये जान लीजिए कितने जो हैं चित्र दे रखे हैं। इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 चित्र दे रखे हैं, पिक्चर दे रखी हैं। एक एक करके आप लोग देख लीजिए। पहला जो है ये चित्र दे रखा है, श्रृंगार वाला है, और दूसरा जो है जैन लघु चित्र दे रखा है, देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद जो तीसरा है, उस तीसरे के अंदर जो है एक चक्र के बारे में बता रखा है। इसमें चक्र जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण को रासलीला में जो है दिखा रखा है, ठीक है। तो ये तीसरा चित्र हो गया आपका, ठीक है। इसमें टोटल 3 ही पिक्चर हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है, 12वीं शताब्दी के बाद कला के विकास का वर्णन करना है। इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने जो है, पिछले चैप्टर के अंदर हमने 12वीं शताब्दी तक का पढ़ा था ना, इसमें हम 13वीं शताब्दी पढ़ने वाले हैं, 18वीं शताब्दी तक। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ईस्वी की बात हो रही है, तो 12वीं शताब्दी के बाद कला के विकास का विवरण दीजिए। तो क्या दे रखा है, देखिए 12वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। 12वीं शताब्दी में भारत की स्थिति ना थोड़ी खराब थी, दयनीय इसी को बोला जाता है। शक्तिशाली राजाओं का पतन हो गया था। इस टाइम पे जो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे ना, उनका हो गया था क्या, पतन। तो शक्तिशाली राजाओं का पतन हो गया था और देश में क्षेत्रीय शासन स्थापित हो गया था। तो 13वीं शताब्दी में छोटे मोटे क्षेत्रों का निर्माण होने लग गया था। अब ऐसे शासक आए थे। तो पहले जो शासक होते थे वो अलग ही थे, पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है क्या हुआ, शक्तिशाली राजाओं का पतन हो गया था। अब देश में जो है क्षेत्रीय शासन स्थापित हो गया। अब 13वीं शताब्दी में वैसे कोई उतना पावरफुल शासक आए नहीं। उससे पहले जो आए थे वो कला वगैरह में काफ़ी निपुण थे, बहुत भरपूर तरीके से कलाकारी करवाते थे वो शासक पहले वाले 12वीं शताब्दी तक। लेकिन इस टाइम उतना नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस स्थिति में भारतीय कला की भी उपेक्षा हो गई। यद्यपि कुल राज्यों में इसे प्रोत्साहन मिला, और कुछ राज्यों में मतलब प्रोत्साहन ऐसा नहीं पूरे भारत में ही जो है कलाकारी बंद हो गई, चित्र वगैरह बनाना बंद हो गया, नहीं, कई जगह हुआ पर कई जगह नहीं भी हुआ। तो किंतु इसकी गति बड़ी धीमी हो गई। यानी पहले जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब चीज़ें थी, लेकिन वही चीज़ें अब भी हैं 13वीं शताब्दी में, लेकिन धीमी पड़ गई थी। 12वीं शताब्दी से पहले बहुत धड़ाक धड़ाक चलता था सब, है ना। देखिए इस समय पांडुलिपियों का भी विकास हुआ। पांडुलिपियाँ क्या होती थी, हस्तलिखित होती थी, जो हाथों से तैयार की जाती थी। तो इस टाइम पे पांडुलिपियों का जो है विस्तार किया गया, विकास हुआ उनका, पांडुलिपियों का। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इस समय पांडुलिपियों का भी विकास हुआ, जो विभिन्न भारतीय संप्रदायों से संबंधित थी। तो इन्हीं पांडुलिपियों से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज होती है उस टाइम के 13वीं से 18वीं शताब्दी तक के शासकों के बारे में, क्या क्या उन्होंने जो है बनवाया था। क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ हमें जानना है, ठीक है। देखिए अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, टेराकोटा क्या है, उस मंदिर का वर्णन करें जिसमें टेराकोटा की टाइल्स लगी हुई हैं। देखिए टेराकोटा क्या हो गई, एक प्रकार की मिट्टी हो गई जिससे क्या बनाया जाता था, फर्श वगैरह बनाई गई थी, ईंटें बनाई जाती हैं टेराकोटा। आप लोग चित्र भी देखते रहिए साथ साथ, हीरोइन तभी तो बनेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए टेराकोटा एक प्रकार का टाइल्स है। टाइल होता है जमीन पे बिछाने वाला, ठीक है, उसको बोला जाता है टेराकोटा। वो उसी की मिट्टी से बनती है, जैसे जिस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां चित्रित अथवा जो है अंकित हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल स्थित विष्णु बा है, ये वह नहीं है, तो विष्णुपुर में अनेक ऐसे कई मंदिर हैं जहां टेराकोटा की टाइल्स लगी हुई है। कितने चित्र हैं, कितने सुंदर चित्र बनाए गए हैं, है ना। देखिए तो मंदिर वगैरह थे ये, तो ऐसे कई मंदिर हैं जहां टेराकोटा की टाइल्स लगी हुई हैं। और यह टाइल्स 18वीं
जो है 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के विभिन्न संस्कृतियों तथा धार्मिक घरानों को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि बहुत पुरानी जो संस्कृतियां हैं उनको दर्शाती हैं। ये जो टाइल्स बनाई गई हैं मंदिर वगैरह जो है इन्हीं टेराकोटा पद्धति से ही बनाए जाते थे, ठीक है, लाल कलर की होगी ये, ठीक है। देखिए संस्कृतियों तथा धार्मिक घरानों को यानी मंदिर वगैरह को बनाई जाती थी, प्रतिबिंबित करती है। इस प्रकार के अधिकांश मंदिर विष्णु अथवा शिव जी को समर्पित है। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के लिए जो है ऐसे प्रकार के मंदिर बनवाए गए थे टेराकोटा पद्धति से। तो टेराकोटा पद्धति में लाल तरीके की मिट्टी का यूज करते हैं ईंटें वगैरह बनाने के लिए, टाइल्स वगैरह बनाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जैन लघु चित्रों की क्या विशेषताएं हैं। जैन लघु चित्र की अगर हम बात करें तो जैन लघु चित्रों की क्या विशेषताएं बता रखी हैं, ध्यान से आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए तो इसके अंदर जैन लघु चित्र, आप लोग चित्र भी देखते रहिए। तो संपूर्ण भारत में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तथा 15वीं शताब्दी तक जैन लघु चित्रों का विकास हुआ। जैन लघु चित्र का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, 15वीं शताब्दी तक तो बहुत ज़्यादा होता गया, ठीक है। जैन लघु चित्रों का मुख्य केंद्र पंजाब। देखिए जैन लघु चित्र जो है कहाँ कहाँ फेमस थे, कहाँ कहाँ इसको ज़्यादा बनाया जाता था। तो पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया तथा राजस्थान। तथा इन लघु चित्रों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है, देखिए कहाँ कहाँ बनाए गए थे वो याद रखना, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान। और इन लघु चित्रों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इन चित्रों में मानवीय आकृतियां कुछ विशिष्टताओं को दर्शाती हैं, यानी कुछ अलग अलग कार्यों को करते हुए दिखाया गया है ना। और कुछ जो है मानवीय आकृतियां, लोगों के बारे में इसमें जो है लोगों के चित्र वगैरह दिखा रखे हैं, दिख ही रहा होगा आप लोग को। तो ये क्या होती है, जैन लघु चित्र। आप लोग को ये याद रखना है कि ये चित्र जो है कहाँ कहाँ फेमस थी और इसमें क्या दर्शाया गया, वो सारी चीज़ें जो हैं ये जैन लघु चित्र बताया जाता है, ठीक है। अलग अलग रंगों का यूज़ किया जाता था इसमें, तो यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, मेवाड़ शैली की विशेषताएं बताएं। मेवाड़ तो पता होगा कहाँ पे है, मेवाड़ राजस्थान में है। तो क्या बता रखा है, यहाँ की जो कला है, चित्रकला है, वो कैसी है मेवाड़ की, वो जरा ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए मेवाड़ शैली राजपूत शैली और मुगल शैली से प्रभावित एक प्राचीन शैली है। देखिए मुगलों की जो शैली थी मुगलों से प्राप्त हुई और राजपूतों से जो शैली प्राप्त हुई थी, शैली मतलब बनावट, जो जैसा राजपूत वगैरह बनवाते थे और वैसे ही मुगल बनवाते थे, दोनों को मिक्सचर करके इसको मेवाड़ बता दिया गया। देखिए मेवाड़ शैली राजपूत और मुगल शैली से प्रभावित एक प्राचीन शैली है। इसका प्रमुख केंद्र उदयपुर है। कहाँ पे, राजस्थान में ही है, उदयपुर है। आरंभ में यहाँ चित्रों का विषय वैष्णव, याद रखिएगा, शुरुआत में जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई, चित्र वगैरह बनाए गए, वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, यानी भगवान विष्णु की जो पूजा करते थे उनको विष्णु वैष्णव संप्रदाय बोला जाता था। तो वो ये चीजें हो गई, किंतु कालांतर में इसमें राज दरबार और लोक जीवन से संबंधित विषयों का भी समावेश है, यानी कि राज दरबार के बारे में भी इन चित्रों में दिखाया गया। जो कौन सा चित्र था ये मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली में आपका राज दरबार से रिलेटेड चित्र, वैष्णववाद से रिलेटेड चित्र और लोक जीवन, आम लोगों के जीवन के बारे में भी इसमें चित्रों में दिखा रखा है। इस शैली के रंगों का सुंदर आयोजन किया गया है। इस शैली में रंगों का सुंदर आयोजन, जैसे लाल, पीला, गेरुआ रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। गोल चेहरा, मीन सदृश आंखें, यानी सुंदर आंखें दिखाई गई हैं। मुगल शैली से प्रभावित हाथी घोड़ों, देखिए मुगलों में ज्यादातर हाथी घोड़े का चित्र बनाया जाता था, वैसे इस शैली में भी जो है हाथी घोड़ों का ही चित्र ज्यादातर बनाया गया है। तो देखिए घोड़ों, पहाड़ों व पत्थरों का चित्रण किया गया। पशु पक्षी चित्रण में दक्षिण भारतीय परंपरा का निर्वाह है। दक्षिण भारत मतलब जो हमारे दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें, यानी कि भारत के निचले इलाके जो हो गए, कर्नाटका वगैरह, मद्रास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पशु पक्षी के चित्रण भी बना रखा है। दक्षिण भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हैं। पुरुष पोशाक में मुगल परंपरा का कढ़ाईदार पटका और यानी जो पहनते थे ये सब वो, और पगड़ी वगैरह हो गई। स्त्री पोशाक, स्त्रियों की भी पोशाक दिखा रखी है। पारदर्शी ओढ़नी, ऐसी ओढ़नी जो आर पार दिख रही है, चेहरा भी दिख रहा है। इस शैली की विशेषताएं हैं। तो मेवाड़ शैली राजस्थान की शैली बता रखी है। तो इसमें राजपूत और मुगलों की जो शैली थी सब मिक्सचर करके जो है इसमें बता रखा है। ठीक है, कैसे कैसे चित्र हैं वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बढ़िया तरीके से बता दिया है। आगे बात समझ में, चलिए
उसके बाद आता है किशनगढ़ शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? किशनगढ़ शैली भी जो है ये भी राजस्थान की है। देखिए किशनगढ़ शैली क्या कहती है, देखिए ध्यान सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, वरना इजी है बहुत ज़्यादा, हवा की तरह उड़ जाएगा। देखिए तो किशनगढ़ शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, ध्यान सुनिएगा। किशनगढ़ कहाँ है? राजस्थान में, तो जयपुर के निकट। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर ही है ना। देखिए तो जयपुर के निकट किशनगढ़ राज्य बल्लभ जो है बल्लभ संप्रदाय का केंद्र था। यहाँ पे बल्लभ लोग रहा करते थे, वहाँ संप्रदाय था, जहाँ राजा किशन सिंह के समय यह शैली किशन के नाम से जो है विख्यात हुई। तो किशनगढ़ शैली क्यों आई? राजा किशन सिंह के नाम से जो है ये बनी थी किशनगढ़ शैली। तो देखिए क्या बता रखा है, तो प्रारंभ में इस, देखो मेन जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। किशनगढ़ नाम क्यों पड़ा, शैली का नाम क्यों पड़ा, ये सब, शैली मतलब बनावट। तो प्रारंभ में इस शैली का गढ़, शैली, विषय वस्तु, दरबार और शिकार था। यानी किशनगढ़ शैली में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जाता था? दरबार और शिकार के बारे में, दरबार के बारे में दिखाया गया था चित्र में, और शिकार खेलते हुए राजाओं को जो है चित्रित किया जाता था किशनगढ़ शैली में। मेन चीज याद रखिएगा, लिख लेना। परंतु कालांतर में इसमें राधा कृष्ण, तो किशनगढ़ शैली में भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के बारे में तथा तत्कालीन उत्सवों का अच्छा चित्रण किया गया है। तो भगवान के बारे में भी दिखाया गया इसमें किशनगढ़ शैली में। स्त्रियों की जो है कमानीदार भौवे, ये जो है भौएं ऐसे ऐसे नहीं दिखती हैं सब, तो वो सब दिखाया गया है। लंबे खिंचे हुए नेत्र, स्त्रियों के नेत्र ऐसे दिखाए गए हैं, बिल्कुल ऐसे खिंच गए हैं, ऐसे बिल्कुल स्टाइलिश दिखाया गया है सुंदर तरीके से। और लंबी गर्दन, स्त्रियों की गर्दन जो है लंबी दिखाई गई है इसमें, इन ऐसे चित्रों में किशनगढ़ शैली में। लयात्मक उंगलियां लयात्मक हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी दिखाई गई हैं आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। मिश्रित रंगों के स्थान पर लाल, हरे, पीले रंगों का अधिक जो है बल दिया गया है, यानी लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग सब कुछ इसमें दिखाया गया है, ठीक है वो चीज। और निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई चित्र बड़ी थड़ी इस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो आप लोग चित्र भी देख ही रहे होंगे, इसमें नेत्र कैसे दिखाए गए हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाए गए हैं, और एक चेहरा, इसको हम लोग बोलते हैं एक साइड का चेहरा इस तरीके से दिखाया जाता है। अभी आएगा, इसमें आएगा क्या नाम है, किस तरीके से चेहरे को दिखाया जाता था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। तो ये हमें याद रखना, यही है हमारी किशनगढ़ शैली, ठीक है। किस तरीके, देखिए मेन चीज क्या याद रखना है, शैली आपको याद रखनी कहाँ की है, और फिर उसके बारे में बता देना कैसे चित्र होते थे, किससे रिलेटेड चित्र बनाए जाते थे, रंगों का कौन सा यूज करते, यही सब तो पेंटिंग में लिखना होगा आपको, ठीक बा। चलिए उसके बाद आता है जयपुर शैली की विशेषताओं का उल्लेख करें। जयपुर शैली, ये भी राजस्थान, तो मिलती जुलती सारी चीजें होंगी। देखिए जरा, तो क्या बता रखा है कि मुगल शैली अपने स्थानीय परिवेश के साथ जयपुर शैली के रूप में प्रकाश में आई। तो मुगलों की ही शैली का इसमें जयपुर में भी निर्माण किया गया। देखो जरा, इसका कारण यह था कि मानसिंह को मुगल चित्र भेंट में मिले थे। राजा मानसिंह, तो जयपुर के राजा कौन थे? मानसिंह थे। उनको मुगलों द्वारा चित्र वगैरह जो है दिया गया था। इस शैली का युग 1600 से 1900 तक का माना जाता है। वैसे तो मुगल वंश जो है 1857 तक चला था, 1526 में मुगल शुरू हुए थे, 1857 तक खत्म हो गया था। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे ये चीज। तो जयपुर शैली के चित्रों में व्यक्ति तथा श्रृंगार का सुंदर समन्वय है। व्यक्ति दिखाए गए हैं, श्रृंगार करते हुए लोगों को दिखाया गया है, चित्र भी आप लोग को दिख ही रहा होगा। कृष्ण लीला दिखाई गई है, राग रागिनी दिखाई गई है, रास लीला दिखाई गई है। देखिए आज के टाइम पे रास लीला को ना बहुत गलत तरीके से यूज किया जाता है। रास लीला का मतलब गलत नहीं होता। रास लीला का मतलब क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे तो उनको सुन के पूरी हर तरफ की जो है गोपियां ही नहीं बल्कि जानवर, गाय वगैरह सब कुछ आ जाते थे सुनने के लिए। इसी को तो रास लीला कहा जाता है। तो लोगों ने गलत बना दिया उसका अर्थ आज। तो रास लीला को दिखाया गया। अतिरिक्त शिकार तथा हाथियों की लड़ाइयों के अद्भुत चित्र इस शैली में जो है बनाए गए हैं। मानव आकृतियों में चेहरे को गोल बनाया गया है और इसके अलावा नारी पात्रों को चोली में, कुर्ती में, दुपट्टे में गहरे रंग का घेरदार लहंगा तथा कहीं कहीं जूती पहनने हुए चित्रित किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। जयपुर शैली राजस्थान की कला के बारे में बताता है। मुगलों से कहीं ना कहीं सभी प्रभावित थे। उनके जो मुगलों के टाइम जानते हैं, मुगलों के टाइम पे बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे चित्र वगैरह वो बनवाए जाते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखनी। शाहजहां जैसे स्थापत्य कला में वैसे किया, वैसे अलग अलग शासक
अलग अलग चीज़ें करवाते थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा ये चीज़ पहाड़ी, मतलब जयपुर वगैरह, किशनगढ़, मेवाड़ी, ये सब राजस्थान की हो गई। अब जरा पहाड़ी शैली के विषय में आप क्या जानते हैं, पहाड़ी के बारे में जानते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन जगहों पे कैसे कैसे चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, तो पहाड़ी के बारे में हम जानेंगे। ध्यान देखिए जरा, है ना। देखिए तो पहाड़ी शैली के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बोला जा रहा है पहाड़ी शैली का जन्म गुलेर में हुआ, यानी हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, गुलेर में हुआ। और वस्तुतः गुलेर को राजस्थानी हरिपुर कला का एक समृद्ध केंद्र था, यानी कि गुलेर के अंदर राजस्थानी चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, है ना। जहाँ पहाड़ी शैली ने एक लोक कला के रूप में जन्म लिया और वहाँ के राजाओं की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इसे संरक्षण मिला। तो गुलेर के राजाओं ने, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने क्या करा, यहाँ के राजाओं ने जो राजस्थानी शैली थी काफ़ी उसको संरक्षण प्रदान किया और राजाओं की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इसे संरक्षण मिला। राजस्थानी मुगल, देखिए क्या बोला यार, राजस्थानी मुगल तथा स्थानीय लोक तत्वों के परिपूर्ण इस शैली की अनेक उपशैलियां हैं जिन्होंने कालांतर में स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण कर लिया है। यानी पहाड़ी शैली आज देश भर में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि अगला ही क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्र किन किन विषयों पर बनाए गए थे। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों की, पहाड़ी हर शैली में अपने अलग अलग चित्र होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में उन सब में बताया गया था, किशनगढ़ वगैरह इन सब में। और जी पहाड़ी शैली के अंदर क्या क्या चीजें, विषय कौन से रखेगा, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप, ठीक है। देखिए कौन सा 7 और 8, इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो पहाड़ी लघु चित्र अनेक विषयों पर बनाए गए थे, जैसे ध्यान करते हुए भगवान को, पूजा करते हुए दिखाया गया, अर्चना करते हुए, उपहार देते हुए, दहेज के बारे में ये चित्र वगैरह बनाए गए थे पहाड़ी शैली में। उसके बाद व्यक्तिगत छवि, एक व्यक्ति की अपनी खुद की छवि के बारे में दर्शाया गया, वैभव प्रदर्शन इत्यादि, इन सारी चीज़ों के बारे में, वैभव प्रदर्शन ताकत दिखाने के तौर पे जो है, धन संपत्ति दिखाने के तौर पे, इन सबके में जो है चित्रों का अंकन किया गया था। तो ये हो गया आपका पहाड़ी। तो विषय आपको याद रखने हैं, कहाँ फेमस थी, गुलेर वगैरह में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, इन जगहों पर, ठीक है। जैसे कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा भी हिमाचल प्रदेश में ही है एक, है ना। तो कांगड़ा शैली पर प्रकाश डालना, कांगड़ा शैली की बात करें तो क्या बोला जाएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए कांगड़ा शैली भी, कांगड़ा जो है कहाँ का क्षेत्र है, तो ये हिमाचल प्रदेश का ये एक जिला। देखिए तो कांगड़ा शैली पर प्रकाश डालिए। कांगड़ा शैली गुलेर शैली की ही विकसित रूप थी। तो गुलेर जैसे शैली थी वहां पे हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही कांगड़ा शैली भी निर्मित की गई। इसके अंदर क्या क्या था, देखिए पहाड़ी चित्रकला इस शैली में अपने सही अस्तित्व में प्राप्त थी। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय प्रेम है। कांगड़ा शैली के अंदर क्या दिखाया गया, किस विषय के ऊपर, हर किसी का अपना विषय होता है, जैसे मैंने पहले बताया, ध्यान से बस सुनते रहिए, समझ में आ जाएगा। इसका विषय था प्रेम, तो प्रेम दिखाया गया। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय प्रेम है, जो लय, शोभा और सौंदर्य के साथ दिखाया गया है। लय हो गया, लय, शोभा और सौंदर्य के साथ दिखाया गया इसको। नायिका भेंट भी बड़ी कुशलता से कांगड़ा, ध्यान सुनिएगा, नायिका जो मतलब स्त्री है, नायिका भेंट भी बड़ी कुशलता से कांगड़ा के चित्रकारों ने चित्रित किया है, यानी कि नायिकाओं के बारे में भेंट देते हुए। जिस प्रकार एक वर्णन के लिए दोहा कहकर बात समझाई जाती है, उसी तरह कांगड़ा के चित्र रेखा और रंगों का वस्त्र पहने हुए कविताएं हैं। याद रखिएगा, कांगड़ा शैली में लिखा नहीं है कुछ भी, बल्कि चित्र बनाया गया है, और चित्रों के माध्यम से ही समझ में आ जाता है कि उसके अंदर क्या बोला गया है। क्यों, समझ में आ रही बात, ये चीज याद रखना। उसके बाद इस शैली की अन्य विशेषताएं हैं, जैसे व्यक्ति चित्र का सजीव वर्णन किया गया है। ऐसे व्यक्ति दिखाए गए हैं कांगड़ा शैली में जैसे रियल लग रहे हों, कुछ बोल रहे हो, यथार्थ लग रहे हो। और उसके बाद उतना अन्यंत्र कहीं नहीं है, और स्त्रियों की सुंदरता पर भी विशेष बल दिया गया है, स्त्रियों को बहुत सुंदर दिखाया गया है। उसके बाद रंगों का संयोजन भी बहुत कोमलता से किया गया है, अच्छे अच्छे रंगों का इसमें यूज किया गया है, कोमलता से, बहुत ध्यान से भरा गया है। तो आप लोग को चित्र तो दिख ही गए होंगे। उसके बाद आ रहा है पहाड़ी चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ आप लोग को क्या क्या चीजें हैं। देखिए तो पहाड़ी चित्रकला का विकास, यही हिमाचल वगैरह पहाड़ी इलाकों की बात हो रही है, कश्मीर वगैरह की। देखिए पहाड़ी चित्रकला का विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी तक हुआ था। इस शैली की प्रमुख विशेषता दरबार का सुंदर चित्रण है। तो
इसमें पहाड़ी चित्रकला में दरबार को दिखाया गया, पहला तो आप लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद अधिकतर चित्रों में एक चश्मा चेहरे, देखिए चश्मा चेहरा क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आधा चेहरा दिखता है आपको, एक साइड का चेहरा दिखता है आपको, चश्मा चेहरा होता है, इधर का नहीं दिख रहा है ना, तो उसको बोला जाता है चश्मा चेहरा। तो चश्मा चेहरा दिखाया गया है। रंगों पर मुगल चित्र शैली का प्रभाव है, मुगल चित्र शैली का प्रभाव रंगों में दिखा रखा है। रंगों में चित्रों की रेखाओं का गतिमान प्रवाह है, यानी कि चित्र वगैरह, चित्र का गतिमान, ऐसा लगता है कि जो है चित्र कुछ कहना चाह रहे हो, ऐसा रियल दिखाया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्म तथा मनोहारी चित्रण किया गया है, बहुत सुंदर मनोहारी चित्रण किया गया है इसमें। इसके अतिरिक्त भवनों में गुंबद हैं, मेहराब हैं, खिड़की हो गई, झरोखे हो गए, क्या क्या दिखाया गया वो सिर्फ चीजें, आंगन, छत, सुंदर उद्यान आदि का चित्रण सुंदर ढंग से हुआ है, इसमें सुंदर तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद खुला आसमान दिखाया गया है, चांदनी विद्युत प्रभा दिखाई गई है, चमकती विद्युत बिजली कड़कती हुई दिखाई गई है, सुंदर पशु पक्षी, हरी भरी पहाड़ियां और घने वृक्ष पहाड़ी लघु चित्रों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो यही प्रमुख चित्र हैं, इसके अंदर पहाड़ी लघु चित्रकला इसी को कहा जाता है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको याद रखें, जिसने समझ लिया वो हीरोइन बन जाएगा, हीरो हीरोइन, याद रखिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हाँ, जिसको नोट्स चाहिए वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, मतलब चैनल के अबाउट में नंबर दे रखा है मैंने, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको मैं जो है नोट्स वगैरह भेज दूंगा, ठीक है, और PDF वगैरह भेज दूंगा। आप लोग बढ़िया तरीके पढ़ें। SST और पेंटिंग मैंने 10th क्लास की शुरू की है, अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन इसलिए दबा लेना क्योंकि सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। SST अभी मैंने कवर नहीं कराई, सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं और जल्दी जल्दी सारा कवर करा दूंगा। पहले सोच रहा हूँ पेंटिंग करवा दूँ, 3 चैप्टर पेंटिंग हो गए, आप लोग जाकर देखें जरूर, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यार अपना जरूर देना, 7th क्लास को अभी बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। चलिए कमेंट करके आप लोग बता देना कैसी लग रही हैं वीडियोस, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।